और आज आप देखोगे कि जितने भी ये नेता है अभी इलेक्शन के टाइम पे आप देखोगे कि क्यों इतनी बार ये फेक प्रॉमिसेस कर रहे हैं कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेकर आएंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेकर आएंगे। अरे कुछ थोड़ा तो सोचो यार, कैसे ओल्ड पेंशन स्कीम को आप वापस ले आओगे? स्टेट रेवेन्यू का आप अगर 50 to 70% के आसपास का पेमेंट बांट दोगे तो स्टेट डेवलपमेंट के लिए बचेगा क्या? और ऐसी छोटी प्रॉमिसेस क्यों सिटीजन्स को आप दे रहे हो? तो कैसे हैं आप लोग? आज का जो हमारा माहौल है वो है कि क्या फर्क है ओल्ड पेंशन स्कीम और नेशनल पेंशन स्कीम के बीच में। ऐसा क्या ईयर 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी लेकर आए जिसकी वजह से जो हमारी टेरिबल इकोनॉमी हो रही थी वो ऑप्टिमाइज होने लगी? उसी के बारे में आज हमारा डिस्कशन है। मेरा नाम है सी अभिषेक, आप ट्यूनिंग इन द वेल्थ विजडम चैनल में मेरे साथ। चलिए आज का माहौल बनाते हैं। देखो जी, दोनों स्कीम को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि पेंशन ये जो वर्ड है ये है क्या। भाई देखो, आज अगर हम बात करें जो इनका गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयज़ हुआ करते हैं उनका जो एक टेन्योर है जैसे 55 ईयर्स का या 60 ईयर्स का, इसके बाद में आप रिटायर होगी, उस टेन्योर के अंदर तो जो पे मिलता है उसको बोलते हैं सैलरी। ठीक है, इसके बाद में जब आफ्टर रिटायर होने के बाद में जो पेमेंट मिलता है उसको बोलते हैं पेंशन। ठीक है, ताकि ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं इनको अपनी लाइफ में सर्वाइवल का कहीं नुकसान ना हो, उन्हें कहीं भी दिक्कत ना आए, तो आफ्टर रिटायरमेंट जो पेमेंट दिया जाता है, जो पे आउट्स मंथली इनको दिए जाते हैं, उन्हें बोलते हैं पेंशन। अब ओल्ड पेंशन स्कीम को समझ लेते हैं। मान लीजिए ये 2000 रुपीज एक एग्जाम्पल है स्टेट रेवेन्यू का। ठीक है जी, अब स्टेट रेवेन्यू आता कैसे? स्टेट के पास में भी जो रेवेन्यूज आते हैं उसके मल्टीपल सोर्सेज हैं, जैसे एक्साइज ड्यूटी हुआ, लिकर टैक्स हुआ, स्टैम्प हुआ, स्टैम्प ड्यूटी जो हम पे करते हैं जब भी कोई हम प्रॉपर्टी बाय या सेल करते हैं या कोई लोन अप्लाई करते हैं तो उसमें जो फ्रैंकलिंग चार्जेस हम पे करते हैं, आरडीओ में जितने भी हम टैक्सेस पे करते हैं, ये जितने भी टाइप के मल्टीपल सोर्सेज के थ्रू स्टेट का एक रेवेन्यू जनरेट होता है। और फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 2000 रुपीज़ वही स्टेट का रेवेन्यू है। ठीक है, अब ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या हुआ करता था कि ये 2000 रुपये के अंदर, क्योंकि हम पेंशन जब देंगे किसी भी रिटायरिंग पर्सन को तो हम देंगे तो स्टेट रेवेन्यू में से। अब ये 2000 रुपये में से अप्रॉक्स 1000 से लेके 1500 रुपीज़ के आसपास तो स्टेट रेवेन्यू का कंप्लीट पेंशन में चला जाया करता था ओल्ड पेंशन स्कीम में। यानी मोर देन 50 to 70% के आसपास का स्टेट का जो रेवेन्यू है वो हम कंप्लीटली पेंशन में दिया जाता था, और जो बच जाता था वो जाता था स्टेट डेवलपमेंट में। अब स्टेट डेवलपमेंट के लिए रेशियो आप देखो कितना कम रहेंगे। अब चाहे स्टेट गवर्नमेंट के पास में उतना रेवेन्यू हो, उतना फंड हो, चाहे ना हो, लेकिन जहां उन्होंने ये गारंटी दे दी कि आफ्टर रिटायरमेंट हम इतना पे तो आपको देंगे, तो ओल्ड पेंशन स्कीम के थ्रू वो देना ही पड़ता था। वो जो बर्डन है वो स्टेट गवर्नमेंट को भुगतना पड़ता था। अब जब पैसा कम पड़ता था तब लिया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट से पेमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में तो वैसे ही पेमेंट नहीं होता है, उतना फंड नहीं होता है, तभी तो हम अदर कंट्रीज से बोरोइंग्स लेते हैं। तो इस सब चीज़ों को बचने के लिए आप एक बार चीज़ों को समझो कि ओल्ड पेंशन स्कीम में क्यों मोर देन 50 to 70% देने के बावजूद भी गवर्नमेंट को तो कुछ बेनिफिट मिल नहीं रहा ना, क्योंकि किसी टाइप का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये कंप्लीटली पेंशनर्स को दे दिया गया पेमेंट जिससे उनको कोई रिटर्न नहीं मिल रहा, और ज़बरदस्ती का बर्डन दे दिया, ज़बरदस्ती की प्रोमिसेस कर दिए, और ये आपके और मेरे जैसे जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। ये जितनी भी सारी चीज़ें हम देखते हैं, टैक्सेस को हाई करना, ये सारी चीज़ें ओल्ड पेंशन स्कीम के थ्रू 70% तक अगर पेमेंट हम अगर पेंशनर्स को दे दिया जाएगा तो बचे हुए पेमेंट से स्टेट डेवलपमेंट होगा, तो पेमेंट बचेगा कहाँ बॉस? वहीं से नेशनल पेंशन स्कीम ईयर 2003 के अंदर बाय अटल बिहारी वाजपेयी जी के थ्रू लागू किया गया। वहीं से ये सिस्टम स्टार्ट हुआ, इकोनॉमी जो टेरेबल हो रही थी उसे ऑप्टिमाइज किया गया। अब नेशनल पेंशन स्कीम के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक पेंशन फंड बना दिया गया, जो कि कौन मैनेज करेगा? SBI हुआ, LIC हुआ, एक्सिस बैंक हुआ, और भी बहुत सारे नाम है जो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। ये पेंशन फंड को मैनेज करते हैं। ठीक है, अब इस पेंशन फंड में पेमेंट आता कैसे है कि एम्प्लॉय का 10% का जो सैलरी होता है वो हर मंथ डिडक्ट होकर उसमें कंट्रीब्यूट होता है पेंशन फंड में। वहीं पे एम्प्लॉयर का भी 10% के आसपास का पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन होता है। तो वहाँ पे पेंशन फंड की हमने एक ऐसा घर बना दिया कि आफ्टर रिटायरमेंट अगर किसी रिटायरिंग पर्सन को पेमेंट चाहिए तो वो इस पेंशन फंड में से पेमेंट उठा सकता है, विड्रॉ कर सकता है। अब ये जो पेंशन फंड बनाया, जो मैनेजिंग अथॉरिटीज है, कंप्लीटली इन्वेस्ट कर देती है मार्केट के अंदर, जैसे कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर, इक्विटीज़ में, एक्सेट्रा। और यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न आता है इसका भी पोर्शन हम रिटायरिंग पर्सन को देंगे। ये नेशनल पेंशन स्कीम में स्टार्ट किया गया। अब ये कम्प्लीटली मार्केट रिस्क के थ्रू हो गया कि इन्वेस्टमेंट्स जो है कम्प्लीटली बेस्ड ऑन मार्केट रिस्क, जो भी रिटर्न आएगा या लॉसेज होंगे कम्प्लीटली रिस्क जो है डेलीगेट कर दिया गया रिटायरिंग पर्सन को, और जो प्रॉफिट्स होंगे वो भी कम्प्लीटली रिटायरिंग पर्सन को बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो गए।
तो इस नेशनल पेंशन स्कीम को लागू करने की वजह से गवर्नमेंट को अपने इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट भी होने लगी, कोई बर्डन भी नहीं लगा और मार्केट रिस्क के थ्रू जो भी प्रॉफिट्स वगैरह लॉसेस वगैरह होते हैं वो भी रिटायरिंग पर्सन को मोर बेनिफिट देते हैं। तो ये जो 2003 के अंदर बाय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नेशनल पेंशन स्कीम को लागू किया, ये बहुत ही अच्छी स्कीम थी। और आज आप देखोगे कि जितने भी ये नेता है अभी इलेक्शन के टाइम पे आप देखोगे कि क्यों इतनी बार ये फेक प्रोमिसेस कर रहे हैं कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेकर आएंगे, ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लेकर आएंगे। अरे कुछ थोड़ा तो सोचो यार, कैसे ओल्ड पेंशन स्कीम को आप वापस ले आओगे? स्टेट रेवेन्यू का आप अगर 50 to 70% के आसपास का पेमेंट बांट दोगे तो स्टेट डेवलपमेंट के लिए बचेगा क्या? और ऐसी झूठी प्रोमिसेस क्यों सिटीजन्स को आप दे रहे हो? और सिटीजन्स को भी अवेयरनेस होनी चाहिए और उसी अवेयरनेस की वजह से मैं ये वीडियो लेकर आया जहाँ पे नेशनल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम का डिफरेंस बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब आप ही मुझे बताओ कि क्या सही है, नेशनल पेंशन स्कीम या ओल्ड पेंशन स्कीम? अपन स्टैटिस्टिक्स की बेसिस पे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। एक राजस्थान का एग्जांपल ले लेते हैं। राजस्थान के अंदर 10 लाख पेंशनर्स हुआ करते थे और 1 करोड़ 60 लाख की पॉपुलेशन। कितना वेरिएशन है? 10 लाख पेंशनर्स और 1.6 सीआर की पॉपुलेशन, 1 करोड़ 60 लाख की पॉपुलेशन, यानी 6% लोग, 6% पेंशनर्स में मोर देन 70% का रेवेन्यू हम 6% पॉपुलेशन में बांट रहे हैं। बाकी 94% के लिए कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं, उनके लिए कोई स्टेट डेवलपमेंट का कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं। तो इकोनॉमी टेरेबल साइड में तो जाएगी ही ना। सिर्फ 6% में अगर 70% के आसपास का, 50 to 70% के आसपास का अगर आप स्टेट रेवेन्यू बांट दोगे और फिर भी ये नेता लोग अगर आके ये बोले कि ओल्ड पेंशन स्कीम हम दोबारा लेकर आएंगे, तो समझो भाई ओल्ड पेंशन स्कीम अगर आ गया तो आपके और हमारे जैसों के लिए कितना नुकसान होने लग गया। वही स्टेट रेवेन्यू आएगा और उसमें से इतने से लोगों को हम पैसे दे देंगे और बाकी जो बचे वो फैमिलीज क्या करेगी, उनके लिए डेवलपमेंट कैसे होगा? तो यहीं पे सोचने का पॉइंट आ जाता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में मोर देन 50 to 70% के आसपास का स्टेट रेवेन्यू आप बांट दोगे पेंशनर्स को और बाकी फैमिलीज का पता नहीं क्या होने वाला है। और वही नेशनल पेंशन स्कीम में वही पैसा कंप्लीटली पेंशन फंड में डाल दिया जाता है और जहाँ से जो मैनेजर्स होते हैं वो उन्हें इन्वेस्ट करते हैं और मार्केट में और पेमेंट आता है, गवर्नमेंट को इससे और बेनिफिट मिलता है और जो रिटायरिंग पर्सन है उसको भी उसका बेनिफिट मिलता है। अब दोनों में से कौन सी पेंशन स्कीम बेहतर है ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कौन सी चीज़ इफेक्ट कर रही है आपके और मेरे फ्यूचर के रिगार्डिंग, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके और मेरे जैसे जो टैक्स पेयर्स हैं उन्हीं के पैसे से स्टेट रेवेन्यू बन रहा है और स्टेट रेवेन्यू में से मोर देन इतना पैसा अगर हम इधर उधर बांट देंगे तो वो भी तो गलत हो गया ना बॉस। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। मेरा नाम है सी अभिषेक, आप ट्यून इन थे द वेल्थ विजडम चैनल में मेरे साथ। आपके वक्त और फीडबैक के लिए शुक्रिया।